हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन एसपीयू एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर पे है रिलेटेड टू 2025। हमने 2024 का पेपर तो डिस्कस किया था, बट 2025 का पेपर हमने डिस्कस नहीं किया था। इस पेपर को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में भले आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट से प्रिपेयर करने के लिए, बट पेपर जो आपका बन रहा है उसमें आप देखोगे ना, तो पहला 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीटली स्टैट्स एंड मैथ्स से रिलेटेड है। उसके बाद के भी जो क्वेश्चंस आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन कॉस्टिंग से रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को बाइफरकेट करके प्रॉपर तरीके से पेपर ड्राफ्ट किया गया है। पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे तो सेम ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और हमने जो अपनी टेस्ट सीरीज बनाई है वो भी इसी फॉर्मेट पे बनाई हुई है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने 2024 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो वो सॉल्व कर लेना, 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। साथ ही साथ जो हमने मैराथन क्लासेस, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल पेपर्स अपलोड किए हैं वो जरूर से कंसिडर कर लेना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सबको पता है कि 29 मई को हमारा एग्जाम है। तो जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उतने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप पे जा सकते हो, आप सिंगल टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, 5 टेस्ट 10 टेस्ट हमने सबका ऑप्शन रखा है। तो प्लीज वो चीज आप ऐप से कंसिडर जरूर करना। ठीक है, हर एक टेस्ट का आपको पीडीएफ और डिस्कशन सेशन क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब चलो अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कैन नेवर बी। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है बेटा? रेंज आता है, मीन डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है एंड क्वार्टाइल डेविएशन आता है। हमने हमारा जो सेकंड चैनल है सीए काजल डिरोलिया स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, वहां देखोगे ना ये टॉपिक्स ऑलरेडी कंसिडर किए हैं। हमने बताया कि ये सारी चीजें पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। If the observations of a variable x are these, then the value of the range will be। अब रेंज की वैल्यू होती है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और क्योंकि यहाँ पे हमारे सारी वैल्यूज क्या है? नेगेटिव है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? -44। तो ये हो जाएगा -4 माइनस -44। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -4 माइनस माइनस प्लस 44 एंड फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 40, जो कि हमारे पास ऑप्शन 2 में दी है। अगेन हमें पता है कि रेंज जो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो -40 नहीं पॉसिबल। नेक्स्ट, द सुटेबल एवरेज फॉर एवरेजिंग द शू साइजेस फॉर चिल्ड्रन इज। शू साइज की अगर बात करें तो इसके लिए हम लोग मोड यूज करते हैं, और ये सेम क्वेश्चन हमने अपने चैनल पे बताया भी हुआ है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड मोड। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाई करते हैं बिटवीन -1 to +1 एंड ये हमारे पास ऑप्शन 1 में दिया है। इफ द रिग्रेशन लाइन इज y on x, then the variable x is known as। अगर y on x है तो y is equal to a plus bx होगा। यहाँ x हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, इसकी वैल्यू दी होगी और इसकी हेल्प से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x यहाँ इंडिपेंडेंट है और y क्या है बेटा? डिपेंडेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अंडर रैंडम सैम्पलिंग ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज डैश चांस ऑफ सेलेक्टेड। अगर सैम्पलिंग की बात करें तो हर एक जो आइटम है उससे सिलेक्ट होने के चांस बराबर होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, इक्वल। नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट, फोकस ग्रुप एंड पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट, ये केस में आएगा सेकेंडरी डेटा सोर्सेस, प्राइमरी डेटा सोर्सेस, आइटमाइज्ड डेटा सोर्सेस, पॉइंटेड डेटा सोर्सेस। इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट जब आप जा करके हर एक का जो रिस्पॉन्ड है उसको कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, फोकस ग्रुप को लेके चल रहे हो, तो ये प्राइमरी डेटा सोर्सेज हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जो कि इस डेटा पे बेस्ड है, उसमें पूछा है द मॉडल स्कोर वॉज। अब अगर मोड कैलकुलेट करना है तो आपको इसको सीक्वेंस में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखोगे कि कौन सा ऐसा डेटा है, कौन सा ऐसा आइटम है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, 3 देखो, 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है, 8 2 टाइम्स आ रहा है, 6 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैक्सिमम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है। नेक्स्ट, द मीडियन स्कोर वॉज। अब अगर मीडियन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इस डेटा को अरेंज करना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हो जाएगा 2 3 3 3, ये कट गया 3 3। देन हमारे पास 5 है, देन 2 बार 6 है, फिर 7 है और 8 और 11। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 11 है, दैट इज ऑड है वैल्यू, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2 टर्म। ठीक है, और 11 प्लस 1 दैट इज 12/2 टर्म कितना हो जाएगा? 6 टर्म।
और 6 टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 टर्म की वैल्यू है 6, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 6। नेक्स्ट, the outcome of tossing a coin in probability is a mutually exclusive event, certain event, compound event, simple event। अगर कॉइन की बात करें आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, तो अगर हेड आएगा तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, और टेल आएगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, है ना। इसीलिए इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर एक आउटकम आ रहा है तो दूसरा आउटकम ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसके आने की चांसेस नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। Next, which statement is false? The classical definition applies where there are n equally likely outcomes to an experiment. The empirical definition occurs when number of times an event happens is divided by the number of observation. A subjective probability is based on whatever information is available. The general rule of addition is used when the events are mutually exclusive. Addition तब तो यूज ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर एक सिलेक्ट हुआ तो एक डिससिलेक्ट हो जाएगा। Next, a letter is chosen at random from the word statistics. The probability of getting a vowel is, what is vowel? A, E, I, O, U. तो statistics में देखो A है और I है, और I 2 बार है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ये जो हमारे पास वर्ड है इसमें कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हमारा टोटल आउटकम्स है वो कितना हो गया 10, और वोवल्स उसमें कितने हैं 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो हमारा अकरेंस है वो है 3 और टोटल आउटकम है 10, तो आउट ऑफ 10 3 टाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि वोवल अकर करे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, इन अ सैंपल S इज इक्वल टू 1 2 द नंबर फॉर ऑल पॉसिबल सबसेट इज, कौन कौन से पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। देखो जब भी सबसेट का क्वेश्चन आएगा, सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना है 1 and 2 है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 to the power 2 दैट इज 4। तो हमारे पास जो पॉसिबल सबसेट होगा वो 4 होगा, और कौन कौन सा होगा वो भी बता दे रहे। एक तो नल होगा, एक होगा 1, एक होगा 1 2 और एक होगा 2। तो हमारे पास यहाँ 4 देखा जाए तो सबसेट बन सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा 4, दैट इज ऑप्शन 2 में ये आंसर दिया है। नेक्स्ट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है। क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी B बाई A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी A। मेरे पास इसकी वैल्यू दी है 0.40, इसकी वैल्यू दी है 0.50, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारा हो जाएगा 0.40 डिवाइडेड बाय 0.50। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.80, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल। अब देखो हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग थर्ड आंसर करेक्ट होगा ना, क्योंकि दोनों में A और B में जो वैल्यूज है वो 1 2 3 है, भले उसका ऑर्डर अलग है तो क्या, बट जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, two finite sets A and B have m and n elements respectively. If the total number of subsets of A is 112 more than the total number of subsets of B, then the value of m is, आपको ये बताना है कि m की वैल्यू यहाँ कितनी होगी। अभी देखो हमने बताया है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है सबसेट्स का, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, वो क्या होता है 2 to the power n होता है, या 2 to the power k आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, A के लिए ये बेसिकली हो जाएगा 2 to the power m, और B के लिए हो जाएगा 2 to the power n। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 112 का, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आया 2 to the power m माइनस 2 to the power n इज इक्वल टू 112, ठीक है। यहां तक होपफुली किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे समझना, अगर हम लोग इसमें से 2 to the power n कॉमन ले लें तो 2 to the power n कॉमन हो गया, यहां हो जाएगा 2 to the power m माइनस n। क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये हो जाएगा 2 to the power n प्लस m माइनस n, तो ये कट जाएगा एंड माइनस 1, ठीक है। हमने क्या किया 2 to the power n कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 112, ठीक। अब 112 का आप क्या करो, प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा 2 to the power n 2 to the power m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो प्राइम फैक्टर मतलब क्या, एलसीएम निकाल रहे हैं 2, ये हो जाएगा 5 6 2 2 जा 8 टाइम्स, 2 14 टाइम्स, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 7 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
और 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 भी लिख सकते हैं। तो 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7, यहां तक होपफुली किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आप इसको इससे बड़ा इक्वेट कर लो और इसको इससे इक्वेट कर लो। तो यहाँ 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2 टू दी पावर 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमें m की वैल्यू चाहिए थी, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। नाउ 2 टू दी पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ये आया ना। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8। और हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर m माइनस n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। 2 टू 4, 4 टू 8, 2 2 कट गया, m माइनस n कितना हो गया, 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। m माइनस n इज इक्वल टू 3। m की वैल्यू कितनी, n की अब देखो n की वैल्यू आई थी 4 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 प्लस 4 और m इज इक्वल टू 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 ऑप्शन में हमारे पास दिया है 7, यही हमारा करेक्ट आंसर है। होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपली क्या करना था कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इक्वेशन था उसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लिखा है कि 63% ऑफ पर्सन्स लाइक बनाना वर 76% लाइक एप्पल, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो n ऑफ बनाना है, मतलब बनाना को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, 0.63, क्योंकि परसेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया। एंड एप्पल को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, 0.76। और मान लेते हैं कि एटलीस्ट एक ऐसे लोग होंगे जो दोनों फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो नाउ फॉर्मूला क्या है, n a यूनियन b इज इक्वल टू n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। हमारे पास इसकी वैल्यू हमने 1 निकाली। एन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, चाहे एन ए पहले लिखो चाहे एन बी पहले लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 0.63 प्लस 0.76 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप ये सारी वैल्यूज को एक साथ कैलकुलेट कर लो और इसको एक साइड रखो। तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.39। मतलब 39 ऐसे परसेंट लोग हैं जो दोनों को लाइक करते हैं। ठीक है, 0.39 मतलब क्या हो गया, 39%, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। Next, if the nominal rate of interest is 10% per annum and frequency of compounding is 4, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो जो इफेक्टिव एनुअल रेट या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या है, होपफुली सबको पता होगा, EAR, क्योंकि हमने अपने चैनल पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। यहाँ देखो हमारे पास R की वैल्यू दी हुई है 10%, हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितना दिया है 4, और जो पीरियोडिक रेट है वो भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब R बाई N कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 10% डिवाइडेड बाय 4 और 0.10 डिवाइडेड बाय 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.5%, है ना। सीधे सीधे आ जाएगा कितना, 2.5%। तो यहाँ वैल्यू रख सकते हैं 1 प्लस R बाई N की वैल्यू कितनी आई, 2.5% और 0.025 आएगा ना। तो ये हो जाएगा 0.025 टू दी पावर 4 माइनस 1। अब कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, तो सिंपली क्या करो, इसको टोटल करो, ये हो जाएगा 1.025 और 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो वैल्यू आएगी 1.1038 माइनस 1। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू होगी 1.1038, और क्योंकि इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10.38%, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नहीं की है तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि हमारे चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है, वो जरूर से कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट, सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आर फॉलोइंग: कैलकुलेटिंग राइज और डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एन आइटम, इवैल्यूएटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कैलकुलेटिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। ये सारी चीजें इसमें कंसिडर की जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द CI ऑन अ सम ऑफ ₹1000 इन 2 years इज ₹440। सिंपल सा क्वेश्चन है, CI का क्वेश्चन है। अगेन हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, मतलब सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है कि अगर हम कहें कि अमाउंट कितना है तो प्रिंसिपल प्लस CI है। क्या मेरे पास प्रिंसिपल दिया है, हाँ 1000 दिया है। क्या मेरे पास CI दिया है, हाँ 440 दिया है। तो ये मेरे पास हो गया 1440। ठीक है, नाउ फॉर्मूला जब हम CI का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होगा प्रिंसिपल प्लस
1 प्लस आर बाई 100 डिवाइडेड बाय एन। हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1440 अमाउंट की, प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 2। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1.44 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 डिवाइडेड होल पावर 2। अंडर रूट कर दो, ये हो जाएगा 1.44 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक, इसको ओपन करेंगे, वैल्यू आएगी 1.2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 0.2 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपली आर की वैल्यू कितनी आ गई 20%, जो कि ऑप्शन 3 में दी है। क्लियर? नेक्स्ट a sum will be double itself at a simple interest per annum in 8 years. The simple interest is, अब ये कह रहा है कि अगर हमने आपको 100 रुपीज दिया, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमारा जो अमाउंट है वो इसका डबल आएगा। तो डबल कैब कब आएगा? जब हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई है। अगर प्रिंसिपल 100 है तो एसआई भी 100 हुआ, है ना? अच्छा, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो उसका फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। मेरे पास क्वेश्चन में साफ बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर होगा। एक तरह से आप कह सकते हो कि वो प्रिंसिपल के बराबर होगा इस केस में, क्योंकि डबल हो रहा है। तो P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय आर, हमारे पास नहीं दिया हुआ है, T दिया हुआ है 8 ईयर्स। ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी 1 इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और जब आप फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 12.5%। करेक्ट आंसर होगा 12.5%। नेक्स्ट, if I is the simple interest, r is the rate percentage per annum, t is the time period, p being the principal, then I is expressed as, I को आप कैसे प्रेजेंट करोगे? p मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय 100। सिंपली आप ऐसे ही प्रेजेंट करते हो, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। नेक्स्ट, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन है, मीन गिवन है, मोड गिवन है, क्या हम वेरिएंस की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, अगर कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस की बात करें, जो कि हमने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पे बताया भी हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वहां फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दिया हुआ है 0.6, मीन दिया हुआ है 172, मोड दिया हुआ है 163 और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा देख लेते हैं। हम 172 में से माइनस कर दें 163, वैल्यू आ रही है 9 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये वैल्यू आ रही है 15। बट हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा था, हमसे वेरिएंस पूछा था। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है 225। नेक्स्ट, इफ टू रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है तो क्या हम मीन वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि मीन वैल्यू मतलब हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में साफ ये बात बोला था कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमारा ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है ना? तो हम पूरे इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। बेसिकली मीन की एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने अपने चैनल पे बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है। ये ले लो, मीन x प्लस मीन y इज इक्वल टू 13, और दूसरा इक्वेशन है 3 मीन x माइनस 2 मीन y इज इक्वल टू 5। अब दोनों को इक्वेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इस पूरे इक्वेशन को, ये हो जाएगा 3 मीन x प्लस 15 मीन y इज इक्वल टू 39, माइनस 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 ये कट गया, ये हो गया माइनस 17 मीन y इज इक्वल टू माइनस 34, एंड मीन y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। मीन y की वैल्यू आ गई तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके मीन x निकाल लो, ये हो जाएगा 2 आया है ना, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 13 और मीन x इज इक्वल टू हो गया 3। तो वैल्यू हो गई 3 एंड 2, जो कि हमारे पास ऑप्शन 2 में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। वेट, एक क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया है। द ज्योमेट्रिक मीन बोला है फॉर द सीरीज। अब क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 139। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 27, और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, और फर्दर लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। जब आप अंडर रूट ओपन करोगे वैल्यू आ जाएगी 3, जो कि ऑप्शन 1 में दी है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, फोरमैन, शेयर होल्डर।
फोरमैन को अगर छोड़ दे तो बाकी सब क्या है, टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, identify the correct sequence of steps involved in the planning process. Evaluating alternative courses, selecting objectives, yes. Identifying alternative courses, no. सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो, फिर प्रोमाइसेस डेवलप करते हो, फिर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करते हो, फिर जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव एक्शंस है उनको इवेलुएट करते हो, फिर उनमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हो, एंड लास्ट में आप उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करके फॉलो अप करते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, प्लान्स डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड मैनेजर्स मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज इट। क्यों? क्योंकि जो आपके प्लान्स है वो रिजिड होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। नेम द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच इज कंसिडर्ड द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या डिसीजन मेकिंग जो बेस्ड है वो किस पे होती है कि आपने जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट किया या नहीं। नेक्स्ट, हमारे पास दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। प्लानिंग परवेजिव होता है, दैट इज हर जगह वो एप्लीकेबल होती है, एंड प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एज इट इज यूजुअली मेड अप बाय टॉप मैनेजमेंट। यस, अगर देखा जाए तो ये दोनों ही चीज करेक्ट है, क्योंकि परवेजिव भी होता है एंड ये क्रिएटिविटी को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है। रीजन बीइंग जो टॉप मैनेजमेंट में बनाया आपको उसी को इंप्लीमेंट करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास असर्शन और रीजन दिया है। कह रहा है मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। यस, टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग implemented and activities are performed according to schedule is also part of the planning process. Yes, assertion और रीजन दोनों ही करेक्ट है, बट क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नो। असर्शन में हम लोग मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं और रीजन में हम लोग प्लान्स के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड कि रीजन एंड असर्शन ट्रू तो है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। नेक्स्ट, द प्लान्स विच डील विथ फेयरली स्मॉल सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर स्मॉल सेट की बात करें तो टैक्टिकल प्लान। What is the definition of an objective? A defined, specified outcome to be achieved in the long run. A clear set of goals to be attained given a number of set of resources. A set standard of performance agreed by workers and managers. A clearly defined and measurable outcome to be achieved over a specified time frame. अगर exact definition देखें तो ये fourth one इसकी exact definition है। Next, decision taken by supervisor could be change in work schedule, yes. Decision regarding rejection of raw material or finished products, yes. Increase or decrease in production depending on current situation. ये सारे ही करेक्ट है तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। A chronological sequence of steps to be undertaken to enforce a policy and to attain an objective is known as। अगर एक सीक्वेंस में देखें तो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आता है प्रोसीजर। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग। डिसीजन मेकिंग में जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, डैश स्ट्रक्चर इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It specifies a relationship among various job positions. The standard of behavior of employees are involved from group norms. It is deliberately designed by the top management. It places less emphasis on interpersonal relationship among the employees. अगर देखा जाए ग्रुप नॉर्म की वजह से जो रिलेशनशिप बनता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। While communicating, the information receiver gets is called message. Grapevine communication is also associated with which type of communication? Informal communication. अच्छा, अब आप लोग जो हमें क्वेश्चन पेपर भेजोगे ना 2026 का, प्लीज उसकी अच्छी सी पीडीएफ बना करके भेजना, क्योंकि ऐसी पीडीएफ बनी है ना इस फाइल की कि बहुत दिक्कत होती है रिकॉर्डिंग करने में। तो प्लीज आप लोग जो पीडीएफ बनाना उसको सीक्वेंस में बनाना, एकदम स्ट्रेट बनाना, मतलब कोई ऐप यूज कर लेना जिससे आप स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म कर पाओ, सो दैट हम अच्छे से उसको डिस्कस कर पाए। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन किसको रेफर करता है? ग्लोबल वार्मिंग को, लेस फॉरेन ट्रेड को, अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। नाफ्टा ये किसका एग्जांपल है? फ्री ट्रेड एरिया। ये सब लर्न करने वाला क्वेश्चन था। Which one of the following is not the advantage of MNCs to the host country? Increase in economic activities है, natural resources का utilization है, research and development है, but social activities में increase ये नहीं है। Next, as a part of WTO guidelines, agreement on agriculture does not consider। Again ये learn करने वाला question है। थर्ड आंसर इसका करेक्ट था, indirect assistance and support to farmers। क्वेश्चन नंबर 45 भी लर्न करने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीसेंट्रिक।
46 लर्न करने वाला था रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, रीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूजफुल नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है 2, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सार्क? एज पर गिवन ऑप्शन 20th सार्क समिट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, और अभी तक 18 सार्क समिट्स हुए क्योंकि 19th वाला कैंसिल हो गया था, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 हम कट कर दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन, अगर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो बेसिकली ये हेल्प करता है कम्युनिकेशन में, एंड इसकी जगह मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता। तो ऑप्शन देखते हैं, इंटरनल डिसीजन मेकिंग, टैक्स प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, कॉस्ट कंट्रोल। करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग कन्वेंशन दैट सजेस्ट अ cautious approach in recognizing profits and assets but being more aggressive in recognizing losses and liabilities is known as। अब देखो, अगर अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करें जहां हम लोग प्रॉफिट और असेट को ज्यादा प्रेफरेंस ना देके लॉसेस एंड लाइबिलिटीज को देते हैं, तो ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमने बताया भी था ना, या हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी इसको कह सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि अगर आपको किसी तरह की कोई लॉसेस दिख रहे हैं तो आप उसके लिए आज से प्रोविजन बना के चलो, एंड अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ऑप्शन में कंसिस्टेंसी दिया है, प्रूडेंस दिया है, कंजर्वेटिज्म दिया है, मटेरियलिटी दिया है, तो प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 2nd एंड 3rd दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, which accounting concept emphasizes that accounting information should be relevant, reliable, comparable and understandable? Accrual concept, qualitative characteristics concept, dual concept, consistency concept। correct answer होगा 2, qualitative characteristics concept। next, the convention that suggests grouping similar items together in the financial statement to improve clarity and understandability, इसको basically हम लोग क्या कहते हैं, materiality convention, डिस्क्लोजर कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन या होमोजेनिटी कन्वेंशन। जहां हम लोग सिमिलर आइटम्स को ग्रुप करते हैं उसको हम कहते हैं मटेरियलिटी कन्वेंशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। करेक्ट आंसर होगा टारगेट कॉस्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नो। कंप्लायंस विद टैक्स रेगुलेशन, नो। प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हमेशा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एलोकेट ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन मशीन आवर और लेबर आवर? देखो, मशीन आवर और लेबर आवर के बेसिस पे जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसको अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, और हमारे पास ना ऑप्शन में दोनों दिया हुआ था, अब्जॉर्प्शन भी दिया है, ट्रेडिशनल भी दिया है, तो करेक्ट आंसर दोनों होगा। नेक्स्ट, which costing method is best suited for industries where the production process involves continuous mass production of identical units? जहां पे हम लोग continuous and mass production की बात कर रहे हैं वो हमारा है process costing, ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। नेक्स्ट, which of the following is an example of capital expenditure? capital expenditure मतलब जिसमें बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा। अगर आप सैलरीज का पेमेंट कर रहे हो तो सिर्फ इस साल की सैलरी है, इस साल बेनिफिट मिलेगा। आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो तो इसी साल सेल करोगे, इसी साल बेनिफिट मिलेगा, और यूटिलिटी बिल्स का जो पेमेंट कर रहे हो उसका बेनिफिट भी तो इसी साल मिलेगा ना। बट अगर आप नई मशीन इंस्टॉल करा रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको बहुत लंबे टाइम तक मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड a feature of revenue expenditure? It results in the acquisition of fixed asset, it is recorded an asset on the balance sheet, it is incurred for the purpose of increasing the earning capacity of the business, it is generally recurring and incurred to maintain the existing level of business operation। करेक्ट आंसर होगा 4, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का होता है, जिस साल का खर्चा होगा उसी साल आपको पे करना होता है। The process of issuing shares to existing shareholders in proportion to the existing shareholding। देखो, जो existing shareholders हैं जब आप उनको शेयर इशू करते हो ना, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो तो बोनस शेयर, और अगर नॉमिनल अमाउंट लेते हो तो राइट शेयर, बट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के प्रपोर्शन में, जो उनकी शेयर होल्डिंग है उसके प्रपोर्शन में आप शेयर इशू कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं राइट इशू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिबेंचर्स? डिबेंचर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी, इट इज ऑलवेज कन्वर्टेबल इनटू शेयर, अगर कन्वर्टेबल है तो ही वो कन्वर्ट किया जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल भी होता है। डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। Next, the economic order quantity model helps determine the minimum level of materials required for production, the optimal quality or quantity of material to order at one time। yes, आपको ये देखना होता है कि एक बार में आपको कितना ऑर्डर प्लेस करना है so that आपका लॉस ना हो।
Which of the following method is commonly used for valuing inventory of material? LIFO, FIFO, weighted average cost, specific identification. देखो जो कॉमनली यूज्ड है वो फीफो भी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट भी है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भी है, बट जो ज्यादा यूज नहीं होती वो लीफो है। तो करेक्ट आंसर 2 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कॉमनली यूज फॉर वैल्यूइंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल, इस क्वेश्चन होना चाहिए था, और इसका आंसर होगा लीफो। नेक्स्ट, which of the following is not an example of manufacturing overhead? Depreciation of factory equipment, rent of administrative offices, utilities for the factory building, factory insurance premium. Manufacturing है तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चा है वो तो आएगा, बट रेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या ऑफिसेज यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट, which of the following method is commonly used to allocate overhead cost to product or job based on a predetermined rate? Direct allocation method, activity based costing, step down allocation, traditional costing method. कौन सा ओवरहेड कॉस्ट को अलोकेट करने का मेथड है प्री डिटरमाइंड रेट पे, जहां आपका रेट पहले से डिसाइडेड होता है, ये है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोसेस कॉस्टिंग रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग अ पीरियड। नो, द नंबर ऑफ यूनिट्स पार्शली कंप्लीटेड एंड इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड यूनिट्स। यस, ये देखते हैं ना कि कितना पार्शली कंप्लीटेड है, WIP कितना है, और कितना कंप्लीटेड यूनिट्स बना है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये किसके लिए यूज होता है? ये जनरली यूज होता है ऐसे यूनिट्स के लिए जो यूनिक है एंड कस्टमर स्पेसिफिकेशन है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज यूनिक एंड टेलर टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू रिकॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट। नो, इट आइडेंटिफाइज वेरियंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, एन अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जो अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, इसका मतलब है कि जो हमारा एक्चुअल प्राइस मटेरियल वेरिएंस है वो ज्यादा होगा किससे? स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड इन मार्जिनल कॉस्टिंग? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड है। करेक्ट आंसर होगा 4। Which of the following statement is true regarding marginal costing? It is suitable for short-term decision making. Yes. It is only applicable to manufacturing business. No. It consider fixed cost as product cost. नहीं, ये ना पीरियड कॉस्ट में इसको डिवाइड करता है। ये माना जाता है कि फिक्स कॉस्ट जो है ऑन पीरियड बेसिस आप अलोकेट करोगे, प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट के बेसिस पे किस में करते हैं हम लोग? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हाउ आर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ट्रीटेड? They are included in the product cost. No, they are expensed in the period they are incurred. Next, which of the following statement is true regarding budgeting and budgetary control? Budgeting is only used for large organization. Budgetary control involves creating budget but not comparing actual performance against them. Budgeting and budgetary control are essential tools for planning, coordination and performance evaluation. Correct answer होगा 3rd. Next, which of the following is the characteristics of a well prepared budget? It is prepared solely by the finance department. It is rigid and does not allow for adjustment. It is based on realistic assumption and input for various department. हाँ, अगर हम लोग बजट की बात करें तो ये रियलिस्टिक assumption मतलब जो हमारे पास्ट assumptions हैं, experiments हैं, उनके बेसिस पे ये बनता है। Next, all of the following are determinants of demand except taste and preference है, income है, related goods की price है, but quantity supplied नहीं है। If regardless of changes in its price, the quantity demanded of a good remains unchanged, मतलब कह रहा है कि प्राइस बढ़ रही है घट रही है बट जो हमारी डिमांड है वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ED इज इक्वल टू 0 है ना, कि आपकी प्राइस कितनी भी बढ़ ले घट ले, जो आपका डिमांड है वो चेंज नहीं हो रहा, और ये क्या हो गया? वर्टिकल। नेक्स्ट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 3rd। और अगर यहाँ इंक्रीज डिक्रीज होता तब शिफ्ट की बात करते। ठीक है, अब देखो अभी तक जो हमने ऊपर क्वेश्चंस देखे थे, पहले कॉस्टिंग के क्वेश्चंस थे, उसके ऊपर हमारे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, फिर अब आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस किए होंगे, बहुत सारे MCQs डिस्कस किए हैं, इसीलिए हमने बार बार बोला है कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हो तो चैनल पे देखो, हमने इतनी सारी चीजें, इतने सारे MCQs अपलोड किए हैं, तो अगर आप उनको कंसिडर करके जा रहे हो एग्जाम में तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, डिमांड इज द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ कंज्यूमर, एबिलिटी टू पे फॉर अ गुड, willingness to pay for a good if income is larger enough, entire relationship between quantity demanded and the price of a good। डिमांड की बात करें तो अनलिमिटेड वांट्स नहीं है, एबिलिटी टू पे है, विलिंगनेस टू पे है, बट इनकम इज लार्जर इनफ, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर डिमांड की बात करें तो डिजायर चाहिए, एबिलिटी चाहिए एंड विलिंगनेस चाहिए। ठीक है ना,
तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो हमने बताया भी हुआ है कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, हमने डिमांड में बहुत डिटेल डिस्कशन क्लास भी डाली हुई है कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जब डिमांड आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, डिक्रीज इन द इनकम ऑफ परचेजर्स। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, जब प्राइस बढ़ रही है और डिमांड घट रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड कंसर्न। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी ये। तो इसका मिड पॉइंट पे क्या होगा, ईडी इज इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये बेसिकली किसका फीचर है, मोनोपोली का। नेक्स्ट, द मार्केट फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर। अगर अल्टीमेट कंज्यूमर की बात करें तो रिटेल मार्केट, क्योंकि वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट, अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मेनी फर्म्स सेल प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है, जैसे टूथपेस्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। When the product are sold through a centralized body oligopoly, तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर centralized, इसको हम बोलेंगे syndicated oligopoly। The firm and the industry, ये दोनों कहाँ सेम होती है, मोनोपोली में, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलर होता है। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। आपका प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्योंकि वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो डिसाइड करती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कोल्ड ड्रिंक मार्केट, अगर कोल्ड ड्रिंक मार्केट की बात करें तो ओलिगोपोलिस्टिक। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सीड, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। नेक्स्ट, फॉर फॉर्मिंग अ पब्लिक कंपनी कम से कम हमें 7 लोग चाहिए जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर सके। नेक्स्ट, व्हाट इज नोन एज अ चार्टर ऑफ कंपनी। चार्टर मतलब जो दिल है कंपनी का, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे भी डिटेल डिस्कशन क्लास अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स प्रोविजंस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी की वर्किंग के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Which of the following is are specified in the article of association? Allotment of shares है, dividend है, borrowing powers है, करेक्ट आंसर होगा 4। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। शेयर्स को इशू कर सकते हैं पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, पर डिस्काउंट पे ना रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे जो आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो आप इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे, बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो शेयर्स का डिस्काउंट पे इशू होना ये प्रोहिबिटेड है। बट एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड ऑफ कैपिटल ऑफ डैश करोड़ और मस्ट मोर और मस्ट ऑल्सो हैव अ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन 1 भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि कम से कम 10 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब आपको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होती है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट कर लो, ये 10 हो जाएगा। अ कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट अलाउड टू होल्ड ऑफिस इन मोर देन 1 कंपनी। अगर आप एक कंपनी में हो ना कंपनी सेक्रेटरी, तो आप दूसरी कंपनी में नहीं बन सकते। नेक्स्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी टू प्रिपेयर मिनट्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग विद इन 30 days। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी मस्ट नॉट बी वेकेंट फॉर मोर देन हाउ मेनी मंथ्स। 6 महीने से ज्यादा के लिए ये पोजीशन वेकेंट नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द राइट्स ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। साइनिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, इशू शेयर सर्टिफिकेट है, सुपरवाइज एंड कंट्रोल सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट है, करेक्ट आंसर होगा 4 ऑल ऑफ द अबव। कि ये सारे के सारे ही राइट्स हैं किसके, कंपनी सेक्रेटरी के, ठीक है। अब देखो ये ओवरऑल 100 MCQs थे जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किए थे। इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। अभी होपफुली 29 को एग्जाम है, तो टाइम हमारे पास लेफ्ट है 3-4 दिन का, तो इनकी प्रैक्टिस प्लीज अच्छे से कर लेना। और हमारा जो टेस्ट सीरीज है जो अभी हमने लॉन्च किया है अपने ऐप पे, 21 रुपीज का आपको टेस्ट मिलेगा। उसमें आपको एक टेस्ट हमें प्रोवाइड किया है जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका PDF और डिस्कशन सेशन क्लास भी आपको प्रोवाइड किया गया है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।